चलो रिवाइज करो, क्या बोला अब तक? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोलो क्या है रेट ऑफ टीडीएस? 1% अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना लगेगा? 1%। 1% अंडर आईजीएसटी कितना हो जाएगा? 2%। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, बट ये जो टीडीएस है वो इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू पे चार्ज करना है कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी? एमसीक्यू बन के आता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे टीडीएस कटेगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एमसीक्यू 2 मार्क्स का आ जाएगा एग्जाम के। बोलेंगे 50 लाख का सेल किया है, 18% का जीएसटी है, सो टीडीएस टू बी चार्ज ऑन, एंड ऑप्शन तुमको 4 दिए देंगे, जिसमें बोलेंगे 1%, 2%, 5%, 10%, जानबूझ के अलग अलग रेट देंगे। या तो 50 लाख की अमाउंट के ऊपर समझो 1% तुमको याद आया, 1% है, तो एक बार बोलेंगे 50 लाख पे 1%, और एक बार बोलेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट देंगे। 50 लाख पे 18% ऐड करके कितना होता है? 50 लाख का 90,000 होता है। 10% इज 50। सो 50 लाख 90,000 पे 1% आएगा, कि 50 लाख पे 1% आएगा, या 50 लाख पे 2% आएगा, कि 50 लाख 90 पे 2% आएगा? ऐसा कंफ्यूज करके छोड़ो। पहला तो टक्का भी अच्छे से याद कर लो। आईजीएसटी वाला ट्रांजेक्शन है तो 2%, सी और एस वाला है तो इंट्रा स्टेट है तो 1% सीजीएसटी एसजीएसटी का, और वो भी किस वैल्यू पे? 50 लाख पे। इस एग्जांपल में किस पे बोलो? 50 लाख पे। टीडीएस इज ऑलवेज ऑन एक्सक्लूडिंग जीएसटी। किस पे बोलो? एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टीडीएस काटना है। चलो ठीक है। हु इज द पर्सन लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस? तो बोला सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या उसके डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। मैंने बोला गवर्नमेंट उंगली करके बोलेगा कि तूने टीडीएस काटना चाहिए, कंप्लायंस करना चाहिए, तो तू करना स्टार्ट करने का। दैट इज व्हाट अदर नोटिफाइड पर्सन। यही वो लोग हैं जो टीडीएस पेमेंट करते समय काटेंगे। व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा है, मोर देन 2.5 लाख लिखा, मोर देन इक्वल टू 2.5 लाख नहीं लिखा। मतलब अगर एक 2.5 लाख का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो क्या उस पर टीडीएस का अप्लाई करोगे? नहीं। मोर देन 2.5 लाख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन 2.5 लाख। ये भी एक काम की चीज है। और ये जो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी छोड़ के सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड भी कितना बोलो? 2.5 लाख से ज्यादा। 1% काटना है। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, लिख के बता दूंगा कि नो टीडीएस किस केसेस में एप्लीकेबल है, कि क्यों टीडीएस नहीं काटना है, लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ड्यू डेट फॉर मेकिंग पेमेंट? विद इन 10 डेज। सब एमसीक्यू के लिए काम का है। नेक्स्ट मंथ के 10 दिन के अंदर टीडीएस रिसीपेड ने जमा करवाना है। क्या रेट से काटना है? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। इफ ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, तो बोलो कितना परसेंट? 2%। बट जी टीडीएस तभी कटेगा जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर टीडीएस का डिस्कशन। एंड यही वो सिचुएशन है जहां पे टीडीएस सी और एस में काटना चाहिए कि आईजीएसटी में, और कभी कभी नो टीडीएस भी आता है। सो इसी चीज को थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में समझा के बता रहा हूं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस टीडीएस। जिसको ये समझेगा उसको आगे के लॉजिक भी समझ आएंगे। सो मैंने बोला देयर इज वन सप्लायर, हियर इज वन रिसिपिएंट। सप्लायर ने 20 लाख का सप्लाई किया, जिसपे 12% का समझो जीएसटी है, 6% सीजीएसटी एसजीएसटी वॉट एवर इट इज। एड जीएसटी करके जो अमाउंट आती है, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी जो इंक्लूडिंग वैल्यू आई है, मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया। टीडीएस का कंप्लायंस इस 20 लाख पे टीडीएस काटना होता है, ना कि ऑन दिस वैल्यू प्लस जीएसटी। बराबर? ओके। बट कौन काटेगा टीडीएस? रिसिपिएंट, पेयर।
सप्लायर को इस 20 लाख के ऊपर पूरा जीएसटी नहीं मिलेगा। मतलब 20 लाख पे मैंने बोला फिलहाल 12% का जीएसटी रेट के हिसाब से 2,40,000 रुपए का जीएसटी बनता है। सो सप्लायर 22,40,000 डिमांड कर रहा है रिसिपिएंट से। मतलब रिसिपिएंट ने सप्लायर को 22,40,000 पे करना चाहिए, बट ये 2240 पे नहीं करे, तो ये क्या करेगा? इस 20 लाख पे ये रिसिपिएंट कितने पे बोलो? 20 लाख पे अगर ये इंट्रा ट्रांजेक्शन है तो 1%, अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन है तो 2%। मैं डायरेक्टली 2% लिख रहा हूं फिलहाल। दैट कम्स टू कितना? 20 लाख का 2%, 40,000। अरे बोलो 40,000 जो जीएसटी के नाम पे रिसिपिएंट 40,000 आउट ऑफ जीएसटी 40,000 किसको पे करेगा? डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। रिसिपिएंट गवर्नमेंट के पास ये पैसा जमा करेगा, तो ये किसका पैसा है? 40,000 जो जीएसटी के नाम पे पैसा जमा हो रहा है, दिस 40,000 is not in the name of recipient, this 40,000 in the name of supplier, 40,000 by the name of supplier। जमा किया बोलो किसने? रिसिपिएंट। मतलब मैं बोलता ये जो सप्लायर है, ये जब अपना जीएसटी लॉग इन करेगा तो इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर वो 40,000 रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? सप्लायर ने आउट ऑफ 2240 रिसिपिएंट से मांगा, बट रिसिपिएंट ने उसको सिर्फ 40,000 काट के 22 लाख जमा किया। सप्लायर ने आउट ऑफ 22 लाख गवर्नमेंट के पास जाके कितना जमा किया? ओनली 2 लाख। सो इस पूरे ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट को सप्लायर से मिला 2 लाख और रिसिपिएंट से मिला बोलो कितना? 40। रिसिपिएंट से 40 मिला है, बट वो रिसिपिएंट के नाम पे मिला कि सप्लायर के नाम से मिला? सप्लायर ने ही 2,40,000 जमा किया, इसी बात हो चुकी। मैं बोला गवर्नमेंट के पास जमा करने वाले हाथ 2 है, लेकिन ये पैसा पूरा का पूरा 240 किसका जमा हो चुका है? अरे बोलो जल्दी। सप्लायर का जमा हो चुका है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीडीएस, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। गवर्नमेंट के पास टीडीएस के नाम पे पैसा जमा कर रहा है रिसिपिएंट, लेकिन वो ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? सप्लायर। अब इस केस में कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि कब कब टीडीएस आएगा, कब कब टीडीएस नहीं आएगा। मैं ये चीज को मानता है जब रिसिपिएंट गवर्नमेंट के पास जाएगा टीडीएस जमा करने के लिए, तो वो उस गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करेगा जिस स्टेट का ये रिसिपिएंट रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है। सो रिसिपिएंट अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास टीडीएस का पैसा जमा करेगा अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रा ट्रांजैक्शन था तो। इफ इट इज अ इंटर ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट सप्लाई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पैसा तो आईजीएसटी के नाम पे सीधा इंटीग्रेटेड जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा हो। सो देयर आर सम केसेस। केस नंबर 1, सिंपल केस। बोलो देयर इज वन सप्लायर ए, देयर इज वन सप्लायर बी। सप्लायर ए मैंने बोला महाराष्ट्र से है, सप्लायर बी भी बोला कहां से है? महाराष्ट्र से है। सप्लायर ए को सप्लायर बी से जो 2,40,000 रुपया जीएसटी के नाम पे चाहिए, या जो 22,40,000 रुपया चाहिए, उसमें से मैंने बोला कि सप्लायर बी ने क्या कर दिया? 40,000 काट के किस गवर्नमेंट के पास जमा किया रहेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। 40,000 में से सीजीएसटी के नाम पे, एसजीएसटी के नाम पे बोलो कितना कितना जमा हो गया? 20,000। ये जो एसजीएसटी है वो किस गवर्नमेंट का है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसने जमा किया है। सप्लायर बी है महाराष्ट्र से, तो उसने जमा भी कहां पे किया? महाराष्ट्र। अच्छा, ये सप्लायर ए का सप्लायर बी टीडीएस ना काटता तो जो भी 2,40,000 रुपया टोटल जीएसटी का पैसा है ऑन 20 लाख,
वो वैसे भी सप्लायर है आउट ऑफ 240, बोलो ना 120 120 करके किसके पास जमा करने वाला था? सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे महाराष्ट्र के पास ही जमा करने वाला था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सप्लायर देता तो भी महाराष्ट्र के पास एसजीएसटी जाता और सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता। पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता। किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता? महाराष्ट्र। इधर सप्लायर पूरा नहीं दे रहा क्योंकि सप्लायर भी उसका क्या काट रहा है? टीडीएस ऑफ 40,000, और वो भी उसके बिहाफ पे हाफ हाफ करके कहाँ जमा कर रहा है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास ही तो जमा कर रहा है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट सेम है तो इस इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। इस इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। क्या हो? मैं बोला 120 अगर ये डायरेक्ट भरता तो भी किसके पास भरता? ठीक से सुनो, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र के पास ही जाता। नो डाउट ये 120 भर नहीं रहा है, ये 2020 इसके भी पे इसने भरा है। मैं बोला 120 भरता तो किसके पास? उसी गवर्नमेंट के पास। अब वो 20 भरेगा तो नो डाउट ये 120 पूरा क्यों भरेगा? ये 1 लाख पेमेंट करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी महाराष्ट्र के पास जितना मिलना चाहिए उतना मिला ना? हाँ मिला। इस लॉजिक के साथ ऐसे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे टीडीएस रखा है। केस 2, सप्लायर ए महाराष्ट्र स्टेट से है, रिसिपिएंट बी गुजरात से। मतलब ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में भी जो भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा वो सप्लायर खुद भरेगा, पूरा भरेगा, तो भी आईजीएसटी के नाम पे करेगा। एंड अगर उसमें से थोड़ा सा मतलब 2% इस रिसिपिएंट ने काट भी लिया तो भी आईजीएसटी हेड में काट के आईजीएसटी हेड में जमा करेगा। सो अल्टीमेटली जो भी थोड़ा सा रिसिपिएंट ने टीडीएस काटेगा वो आईजीएसटी के नाम पे जमा होगा और सप्लायर भी आईजीएसटी के नाम पे जमा करेगा। जब सरकार सेम है, जीएसटी का हेड सेम है, बोलो जल्दी, इस इंटरस्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन पे भी टीडीएस एप्लीकेबिलिटी आएगी। ऐसा क्यों समझा रहा हूं? केस 3 से बड़े अच्छे से समझ आएगा। सो मैंने बोला देयर इज वन सप्लायर ए हु इज ऑफ महाराष्ट्र, देयर इज एन रिसिपिएंट बी हु इज ऑफ केरला, बट रिसिपिएंट बी है केरला का लेकिन वो महाराष्ट्र स्टेट में उसका क्या हुआ है? प्लेस ऑफ सप्लाई। बिकॉज ऑफ दैट इस ट्रांजेक्शन पे हमने इंट्रा स्टेट बोल के क्या लगाया? बोलो C+S। मतलब इस सप्लायर ने जो बिल बनाया उसमें C और SGST के नाम पे पैसा जोड़ा है। ये जो SGST के नाम पे पैसा जोड़ा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाने वाला है। इट इज अ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, क्योंकि ये सप्लायर को, जल्दी बोलो, महाराष्ट्र का सप्लायर। ओनली बिकॉज ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन महाराष्ट्र सी और एस अट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये पेमेंट करने वाला रिसिपिएंट कहां से है? केरला से। अगर इस केरला वाले ने पैसा देते समय इस महाराष्ट्र के सप्लायर का टीडीएस इनकेस काटा, डिडक्ट किया, तो ये जाके जमा किस सरकार के पास करेगा? सीजीएसटी और इंट्रा ट्रांजेक्शन है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे वो टीडीएस जमा तो करेगा, लेकिन ये जो एसजीएसटी है इस केरला वाले रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट का है? केरला स्टेट का है। तो ये जाके जमा कहाँ कर सकता है? केरला स्टेट के पास। मुझे बता दो, अगर ये टीडीएस काटता ही नहीं तो सप्लायर ए ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी भरने वाला था वो किस स्टेट को मिलने वाला था? महाराष्ट्र। सेंट्रल का इश्यू नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू। पैसा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, लेकिन ये रिसिपिएंट काट के जमा करेगा केरला गवर्नमेंट के पास, तो ये यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा इंटरस्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन, क्या बोला? ऐसा इंटरस्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन जहां पे रिसिपिएंट्स लोकेशन इज डिफरेंट देन, बोलो, इज डिफरेंट देन सप्लायर्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई की लोकेशन। इस केस में बोलता है नो टीडीएस।
यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी मत कराओ, क्योंकि ये केरला के पास पैसा जमा करेगा जो महाराष्ट्र को मिलना चाहिए था, और ये महाराष्ट्र को कभी नहीं मिलेगा, ये केरला के पास जो कभी देना नहीं चाहिए था, इसी गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हो जाएगा। सो जहां मैंने बोला सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ, इंट्रा स्टेट का, तो पैसा मिलना चाहिए था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, लेकिन ये पैसा जमा अगर काटेगा केरला वाला तो जमा भी केरला के पास करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कभी उतना पैसा मिलेगा ही नहीं जो खुद का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना है। सो इस केस में इन्होंने टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी रखी नहीं है, नो टीडीएस, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सीजीएसटी एचजीएसटी लग रहा है, लेकिन रिसिपेंट अनदर स्टेट में बैठा है, तो रिसिपेंट किसी और स्टेट के पास जीएसटी जमा करेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। सो ऐसे इंटर स्टेट सप्लाई पे टीडीएस नहीं चाहिए। आग बंद करके कभी इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन आ गया, सोचना ही मत ये सब कुछ, टीडीएस की कंप्लायंसेस हमेशा होएगा, टीडीएस हमेशा डिडक्ट होएगा जब ट्रांजेक्शन कौन सा देगा, इंटर स्टेट, बट ट्रांजेक्शन जब इंट्रा है तो देखना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसीवेंट सब सेम स्टेट में होनी चाहिए, तो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी होएगा। सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है लेकिन रिसिपेंट किसी और स्टेट से है, तो बोलो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होने वाली नहीं है। यही वो कॉम्प्लेक्स पार्ट था टीडीएस के अंदर का, होप सो अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है, बार बार सुनो आ जाएगा। यस लेते हैं ये वाला, बट ये वाले केस में जो रिसिपिएंट है वो सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ओके, कंपनी है वो केरला में है, और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो महाराष्ट्र में है, और ट्रांजैक्शन इधर का ही हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। होल्डिंग कंपनी इन द सेंस केरला में है, किसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग, तो इसका केरला का रजिस्ट्रेशन है, इसके पास महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है, तो ये इधर ट्रांजेक्शन लगाएगा तो सीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा, और ये जमा कौन करेगा, महाराष्ट्र का ये रजिस्टर पसंद करेगा, तो ये केरला के पास क्यों भेजेगा जमा करने के, वो सेपरेट सप्लाई ट्रांजेक्शन, और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, वो तो सेपरेट सप्लाई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई सप्लाई सर्विसेज का लेन देन है, दैट इज एग्जेम्प्ट। ओके